डॉक्टर साहब ने वो ब्रेक और हारन की बात की है, यानी ब्रेक लगाने वाला ज़्यादा ब्रेक लगाने वाला डर रहा होता है और हारन ज़्यादा बजाने वाला डरा रहा होता है। आपने फरमाया इन दोनों चीज़ों से आज़ाद हो जाओ। ब्रेक का एक और भी मानी है कि जब आप सफ़र कर रहे हों और उस सफ़र में अगर कोई मुश्किलात आएँ तो सफ़र रोकना नहीं, यानी ब्रेक नहीं लगानी। और सफ़र के दौरान अगर आपको सोबतें बर्दाश्त करनी पड़े तो बाँ बाँ नहीं करना, गिला शिकवा नहीं करना, इस्तकामत इख्तियार कर दी। मोहतरम शाह साहब ने एक वासफीन, जो हम वासिफ साहब के चाहत गुजार हैं, वो पहले वाले हैं या बाद वसाल मोहब्बत वाले हैं, दोनों की हालत एक ही है। हमने देखा था और अब भी देख रहे हैं, हमारे लिए एक ख्वाब बन गया। और जो बाद की मोहब्बत वाले आए हैं वो ईमान बिल गैब वाले हैं, बड़े मजबूत इरादे वाले हैं। अल्लाह इनको और इस्तकामत दे। मोहतरम शाह साहब ने हमको एक सवाल किया है, जो वासफीन अपने आप को कहते हैं, कि अपना जायज़ा लिया करें कि क्या आप सिर्फ जुमले सुनाते हैं, सिर्फ फ़िक्रे सुनाते हैं, कि इनके आमल भी हैं। आपने फ़िरका परस्त का नाम तो सुना है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप फ़िक्रा परस्त न बन जाना बल्कि उस पर अमल करना, यही वासिफ साहब की तालीम और उनका मुद्दा है। और आपकी वासिफ साहब की एक जो बुनियादी तालीम है, वो उसमें आपने फरमाया कि वो ये है कि हर एक को मुआफ़ कर दो। जिसने मुआफ़ नहीं करना और मुआफ़ी नहीं मांगनी, आपने फरमाया वो मेरे पास मत आए, मेरा फैज़ उसको नहीं मिलेगा जिसने ना माफ़ी मांगी ना माफ़ किया। लिहाजा जिसको माफ़ी चाहिए वो पहले मुआफ़ करे दूसरों की गलतियों को, फिर वो माफ़ी मांगे। और इसी तरह आपने शाह साहब ने एक और सवाल भी उठाया था कि आपको मिलने के बाद आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं। वासिफ साहब का एक इरशाद है कि मेरे मिलने के बाद अगर आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती तो मेरे मिलने का क्या फ़ायदा। यानी वो इतने वसूख से ये बात फरमाते थे कि वो तब्दीली आती है। और अगर वो लोग जो यहाँ पे भी बैठे हैं और भी हैं, अगर ये बताएं ना कि इनके अंदर क्या कि तब्दीली आई है या आती है, और मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें खुद नुमाइशी में आ जाएंगी, खुद सताइशी में आ जाएंगी। इनको छुपा रहना ही अच्छा है, इसका इजहार तो अच्छा नहीं, अलबत्ता अमल करते रहना चाहिए बगैर इजहार के, ऐलान के। और वो बात ज़रूर आप इजहार करें कि जिसका दूसरे को फ़ायदा भी हो, तहदीस नेमत भी होती है। इसी तरह एक दिन मुजीबर शामी साहब ने मुझसे ये सवाल किया था कि आप वासिफ साहब को मिलने से पहले और उनके बाद आपके अंदर क्या तब्दीली आई। तो वो तब्दीलियों की तो एक लंबी लिस्ट है, मगर एक जो मैंने उन्हें बात कही, मैं कहा जी आपको मिलने से पहले मैं अपने आप को बेहतर मुसलमान समझता था, तो आपको मिलने के बाद मुझे दूसरा मुझसे बेहतर नज़र आना शुरू हो गया और मेरी अपनी कोताहियाँ मेरे सामने आना शुरू हो गई, जो आपको मिलने से पहले ये एक्सरे मशीन आपने नहीं दी थी। जी, मैं मोहतरम गयास अमजद मलक साहब को दावत देता हूँ। ये सरकार वासिफ अली वासिफ साहब के बरादर असगर हैं, इनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और कुछ यादों को सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। सरकार वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं
कि सच वो है जो सच्चे की ज़ुबान से निकलता है, और सच्चे की ज़ुबान से निकलने वाला सच यूनिवर्सल ट्रुथ है। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो पहले बयान हो चुके हैं, उनमें से कुछ नए और कुछ पुराने आपके सामने पेश करता हूँ। और आपको उस दौर की बात बता रहा हूँ जब वो वासिफ़ अली वासिफ़ नहीं, मलिक मोहम्मद वासिफ़ थे। गुलशन रावी का घर सबने देखा हुआ है, ऑफिस भी देखा हुआ है। एक मेज़ होती थी वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं देखा कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, मेज़ के ऊपर बेतरतीब हैं। तो मैंने ज़रा थोड़ी सफाई करके उनको साफ़ सुथरा मेज़ कर दिया। और सरकार आए तो कहने लगे ये किसने किया है? मैंने कहा मैंने किया है, थोड़ी तरतीब बेहतर हो जाए। कहने की बात सुनो, इस बेतरतीबी में ही मेरी तरतीब थी जो तूने ख़राब कर दी है। तो समझाने का अंदाज़ ऐसा होता था कि हमें समझ आ जाती थी कि ये अभी क्या कहना चाह रहे हैं। एक बहुत पुराना वाक़या, एक साइकिल था उनके पास, रेले साइकिल, ज़ाहिर है उस दौर का टॉप क्लास साइकिल था। तो सरकार दोपहर को आराम फरमाते थे और चाबी उनकी एक जगह पे उन्होंने तकिए के नीचे रखी होती थी। शौकत भाई और मैं, ज़ाहिर शौक़ था हमें साइकिल चलाने का। अब साइकिल तक एक्सेस कैसे थी? चाबी नहीं थी, चाबी उनके पास थी। तो थोड़ी देर के लिए हमें मौका मिला तो हमने वो चाबी निकाली और संत नगर में नेहरू पार्क है भाई जगह, वहाँ जाके साइकिल चलाया, वापस आके चाबी रख दी उसी तरह, और वो सो रहे थे। जब वो उठे तो कहने लगे साइकिल लेके कौन गया था? अब हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि साइकिल ले जाने का उन्हें कैसे पता चला। साथ ही उन्हें कहने लगे अच्छा एक काम करो, कल से तुम्हें 1 घंटे के लिए इजाज़त है कि साइकिल ले जाओ, चलाओ और वापस ला के रख दो। और यूँ हमारी तरतीब और तरबियत होती चली गई। दूसरा बड़ा वाक़या था, FC कॉलेज में था मैं, तो थोड़ा सा टाइम मिला, हमने बच्चों ने जितने दोस्त थे, एक मूवी लगी हुई थी, मूवी देखने चले गए। मूवी देख के घर वापस आए हैं तो सरकार ने, अगर तो ये पूछते कि कहाँ से आ रहे हो तो जाहिर है ये तो बताना नहीं था कि फ़िल्म देख के आ रहे हैं। उन्होंने पहला सवाल यह किया कि फ़िल्म कैसी थी। अब फिल्म कैसी थी पे तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद तो कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंग्लिश सेमिनार के बारे में बात हो रही थी तो एक वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा इंग्लिश में है, और यही उनकी ब्यूटी थी कि उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी जो है ना उसको समझने का एक तरीका है, लाइफ इज़ नॉट ओनली न्यूटन, इट्स मिल्टन टू। अब जिनको इंग्लिश की बात समझ आ जाती है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात, तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी महज न्यूटन नहीं है, मिल्टन भी है, खूबसूरती भी है, उसके मुताबिक चलाएं। BA की इंग्लिश में 3 पेपर होते थे, ABC, पेपर A, पेपर B, पेपर C। B में ग्रामर होती थी, और ग्रामर के दौरान कुछ फ़िक्रे ऐसे थे जो ट्रांसलेशन के लिए सरकार ने अक्सर कहे। उनमें से 5 मुझे याद हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और अब देखें इस मामले में तो वो फ़िक्रों की क्या अहमियत है जो उस दौर में वो हमें लिखवाया करते थे। पहला फ़िक्रा था कि जो लोग वक्त ज़ाया करते हैं वक्त उन्हें ज़ाया कर देता है। दोज़ हू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट देम, ख़त्म। दूसरा, जो कौमें वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं होती आखिरकार सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती हैं। द नेशंस विच डू नॉट चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स आर वाइप्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। तीसरा फ़िक्रा, वो लोग कभी नहीं मरते जो लोगों के दिलों में रहते हैं। दे नेवर डाई हु लिव इन द हार्ट्स ऑफ अदर्स। और इस तरह के बहुत सारे फ़िक्रे ऐसे थे कि उस दौर के। एक फ़िक्रा ये था कि या जो तुम्हें मिल रहा है उसको पसंद कर लो, या जो पसंद है उसे ले लो। ईदर लाइक व्हाट यू गेट और गेट व्हाट यू लाइक। तो उन्होंने हमारी तरबियत ऐसे की है कि जिसमें झूठ का शायबा तक नहीं है।
मजाक में भी झूठ बोलने पे पाबंदी है। और उसका वाक़या के आप लोगों को पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, एक दफ़ा फिर पेश करता हूँ कि एक जगह बैठे थे, महफ़िल थी, महफ़िल के दौरान टेलीफोन बार बार बज रहा था। मैंने टेलीफोन उठाया तो उधर से आवाज़ आ रही है कि कितने बजे बिजली आएगी। मैंने कहा, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर टेलीफोन रॉन्ग लाइन कनेक्टेड थी, फिर आएगी, फिर मैंने कहा कि रॉन्ग नंबर, फिर रख दिया। तीसरी दफ़ा जब मैं आया तो मैंने कहा जी 2 बजे तक आ जाएगी, और मैंने टेलीफोन बंद कर दिया। सरकार ने पूछा कि ये कौन था? मैंने कहा जी वो बार बार पूछ रहे थे लाइट नहीं आ रही, कब आ रही है। तो मैंने कहा देखो, एक चीज़ याद रखो, आपने मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना बिल्कुल मना है। इसी तरह कॉलेज के दौरान, कॉलेज वीक हुआ करते थे, उसमें तब मुशायरे भी थे, डिबेट्स भी होती थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती थी। तो एक मुशायरे का तरह मिसरा था कि कहिए न बार बार मेरे पास कुछ नहीं। तो थोड़ी सी हमने भी तवा आजमाई की, 4-5 शेर लिख दिए और मैं सरकार के पास ले गया। कहने क्या चीज़ है? मैंने कहा ये हमारा मुशायरा है कॉलेज में, तो ये मैंने लिखा है। उन्होंने पूरा स्कैन किया। स्कैन करने के बाद कहने की बात यह है कि गज़ल तो तूने ठीक लिखी है, लेकिन इस पे इनाम नहीं मिल सकता। अब मैं थोड़ी सी मायूसी थी। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे 2 पेपर लिया, उसमें एक शेर का इजाफा कर दिया और कहने लगे अब जाओ, और फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहला इनाम किसको मिला। गज़ल कुछ इस तरह थी कि गैर अज़ ख़याल यार मेरे पास कुछ नहीं, तरह मिसरा था कहिए न बार बार मेरे पास कुछ नहीं। गैर अज़ ख़याल यार मेरे पास कुछ नहीं, कर लीजिए एतबार मेरे पास कुछ नहीं। जोशे जनू में फाड़ के फेंका है किस तरफ, दामाने तार तार मेरे पास कुछ नहीं। ए बर्क एक निगाह करम इस तरफ ज़रा, तिनके यही हैं 4 मेरे पास कुछ नहीं। किस तरह मैं लूटा गया हूँ वक्त के हाथों, मत पूछ मेरे यार मेरे पास कुछ नहीं। और मकता था अमजद ज़माना देख ना ले दौलत दरूं, कहिए न बार बार मेरे पास कुछ नहीं। अब इस सारी गज़ल में जो शेर सरकार ने बीच में लिखा वो था कि जोशे जनू में फाड़ के फेंका है किस तरफ, दावाने तार तार मेरे पास कुछ नहीं। और वो शेर ये था कि एक कारोबार ज़ौक़ मिला दे के 2 जहां, इसमें आपको वास्फ़ी रंग ऑटोमेटिक नज़र आ जाएगा। एक कारोबार ज़ौक़ मिला दे के 2 जहां, ए ज़ौक़े कारोबार मेरे पास कुछ नहीं। सरकार ने हमें हमेशा कहा है कि ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखो कि जब तक आप ज़िंदगी में गिला और तकाज़ा नहीं निकालेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। और सुकून मिलने का दूसरा तरीका, सुकून देते चले जाओ, सुकून मिलता चला जाएगा। सुकून देंगे नहीं तो सुकून मिलेगा नहीं, ये इम्कान ही नहीं है कि आपको एक चीज़ मिल रही है जो दिए बगैर। इसलिए आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखो आपने तरक्की करनी है। चंद असूल उन्होंने हमें दे दिए। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। किसी चीज़ को छोटा समझने के लिए ज़रूरी है कि उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। एक एक फ़िक्रे में लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं। एक सवाल बहुत अहम, तकरीबन जहाँ भी मैं जाता था वर्कशॉप में अटेंड करवाता हूँ, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने सवाल किया कि सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ की तहरीर में ये क्या बात है कि जब भी पढ़ते हैं वही तहरीर तो उसके कुछ और माने निकलते हैं, दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं तहरीर वही है, अल्फाज भी वही हैं, मानी डिफरेंट हो जाते हैं। और ये हमारे साथ अक्सर होता है कि वो मानी डिफरेंट हैं। वो कैसे है? तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा इसका जवाब तो सरकार ने ख़ुद दे दिया है कि आपका दिल जो है वो एक आईना की तरह है, मट्टी से भरा हुआ है, उसको आप साफ़ करते जाएं, आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी छवि जो है वो क्लियर होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ जाएगी चीज़ें। और उसका जवाब जो दिया है सरकार ने
कि पहले तू अपने आप को एक आईना बना, पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने नकाब से। आप लोग सलामत रहें, खुश रहें। और जाते जाते वासिफ साहब का ही शेर है, चले हो साथ तो हिम्मत न हारना वासिफ, कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।